जी हाँ, सही है आवाज, कोई बात नहीं। गुड। रिकॉर्डर को क्या हो गया? एक सेकंड देना गाइस, वरना पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ सेशन, फिर बैठे हुए हैं बाद में। क्या हो गया यार? जी, या इट इज वर्किंग नाउ। चलो ना, ओके फाइन। चलो स्टार्ट करते सर फिर आज के क्लास को। तो सर हम लोग बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। मौलिक अधिकार के ऊपर 12, 13, 14 देख लिया था हमने। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में कल ही डिस्कशन कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट, क्या आप लोग मुझे उस अनुच्छेद के बारे में बता सकते हैं जिस अनुच्छेद के तहत एमपी को प्रोटेक्शन मिलता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 का। अनुच्छेद 14 से वो बचे रहते हैं। वो अनुच्छेद कौन सा है जो एमपीज को मिला गया है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिला गया है, जल्दी बताओ। हाँ जी। हाँ। गुड। 105। 105। गुड। नेक्स्ट सर, एमएलएज को कौन से अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 14 से प्रोटेक्शन है? या फिर कह सकते हैं किसी भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में वो कुछ भी बोल रहे हैं या फिर कुछ भी कह रहे हैं या फिर कोई भी जेस्चर कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से बचे रहेंगे? सर 194। 194। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जीवन में पहले एमपी बनना चाहेंगे तो एमपी वाला आर्टिकल पहले आएगा और एमएलए वाला बाद में आएगा। ठीक है। गुड। सर पढ़े लिखे लोग ना इस एक्सेप्शन को रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि ये जितना भी अपवाद आपने देखे, ये सभी अपवाद इंपॉर्टेंट है। आप कल कल का ये डिस्कशन आपको याद होगा कि जितना भी अपवाद मैंने बताया, चाहे वो सर आपका डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में हो या फिर मिलिट्री लॉज हो या फिर प्रेसिडेंट को जो आर्टिकल 14 के दायरे से बाहर रखा गया है, उन सब के ऊपर डिस्कशन हो या फिर कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी अपवाद हो जिसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। आई होप आपको कल ये चीज फील हुआ होगा कि जितने भी एक्सेप्शन हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और सही है। दैट इज वाई इन अपवादों को हम लोग रीजनेबल एक्सेप्शन कहते हैं। रीजनेबल एक्सेप्शन कहते हैं। और पढ़े लिखे लोग इसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी कहते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब है सर? सुनना ध्यान से। अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 जो है, ये दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि सबके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। दिखने में ऐसा लग रहा था ये सबके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है सर। आर्टिकल 14 का भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है और वो रेस्ट्रिक्शन कहीं नहीं तो कहीं यहाँ पे दिख रहा है हमें। एंड दीज रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ये सही है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 का ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है। जीवन में एक चीज याद रखना, नो फंडामेंटल राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट राइट? एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब अपुनिज भगवान है। ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब मेरे में कोई खामियां है ही नहीं, मेरे में कुछ एक्सेप्शन है ही नहीं, हम हर जगह सही हैं, मेरे में कोई एक्सेप्शन नहीं है, मेरे में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। तो हमारे पूरे फंडामेंटल राइट में कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो एब्सोल्यूट हो कंप्लीटली। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि वो अपने में उसमें कोई भी गलती ना होना, कोई भी खामियां ना होना। या फिर पढ़े लिखे लोग इसको ऐसे कहते हैं कि एब्सोल्यूट राइट उन राइट्स को कहते हैं जिसका कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक है। तो हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स गिवन है ना, इसमें से सिर्फ एक कह सकते हैं सर, अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 को छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना, इन सभी का कोई ना कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। इन सभी का कोई ना कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है। अनुच्छेद 17 का कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है सर।
आर्टिकल 17 का कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज वाई आर्टिकल 17 को हम लोग एब्सोल्यूट राइट भी कहते हैं। ठीक है, जिसको ये बात समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आ रहा है आगे के क्लासेस में हम लोग विस्तार से उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जीवन में आगे पढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा, जो कि यहाँ पे दिखा हुआ है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। संविधान के किस भाग में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं? तो हलवाई सर, पार्ट बी, गुड सर। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में कौन सा अनुच्छेद हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का पावर प्रोवाइड करता है, राइट प्रोवाइड करता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? जी हाँ, फिर से सर बी, वेरी गुड, बी फॉर बॉल। हाँ जी, बाकी लोग बैठे क्यों हैं? चलो गुड। इसी बीच अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ किस कंट्री का लॉ है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? किस कंट्री से ओरिजिन हुआ है? गुड, ब्रिटेन, यूके, वेरी गुड। नेक्स्ट सर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किस कंट्री का है? किस कंट्री का है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किस कंट्री का है किस कंट्री का ये? सर इट इज एन अमेरिकन लॉ, वेरी गुड। सर इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये एक नेगेटिव लॉ है, ट्रू या फॉल्स? इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है एक नेगेटिव लॉ है। सर सही बात बोल रहे हैं आप, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो एक नेगेटिव लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या ये भी एक नेगेटिव लॉ है? जल्दी बताओ। नो सर, ये पॉजिटिव लॉ है, इट इज अ पॉजिटिव लॉ, गुड। सर इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है डू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, आई मीन डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हो, ऐसा कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ट्रू या फॉल्स? तो सर झूठ बोल रहे हैं आप। इक्वलिटी बिफोर लॉ यह कहता है नेवर डू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, कभी डिस्क्रिमिनेशन मत करो। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि डू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ये कल का क्लास का कॉन्सेप्ट था। चलो सर, इक्वलिटी बिफोर लॉ पढ़े लिखे हैं आप लोग, कहाँ से आया सर? जापान से आया, ऐसा है क्या? जल्दी बताओ आंसर। सर ब्रिटेन से आया, वेरी गुड। नेक्स्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से आया? तो पढ़े लिखे हम लोग हैं, यूएसए से आया। चलो बढ़ते हैं आज आगे। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15, ये मूवी किसने किसने देखा है पहले ये बताओ। आप लोग जीवन में मतलब मूवी वगैरह देखते हैं कि बस पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई लिखाई? आपने, ओके। और किसी ने? अच्छा आपने भी, और किसी ने? बस, अच्छा आप लोग बहुत बिजी रहते हैं। कुछ कुछ मूवीज है ना, देखा कीजिए। मतलब आर्टिकल 15 इज वन ऑफ द मूवीज लाइक यू कैन वॉच। मैंने ऐसा नहीं बोलूंगा यू शुड वॉच, बट यू कैन वॉच। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 15 यह जो मूवी है, इसमें बेसिकली बताया गया है कि समाज में जो भेदभाव का भावना है, ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ धर्म, जाति, ठीक है, जेंडर, ठीक है, छोटे जात ऊपर जाट, लोअर कास्ट अपर कास्ट के ऊपर ये मूवीज है। ठीक है, बेसिकली उसके ऊपर है, कहीं मौका मिले तो देखिएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 15 है क्या। ध्यान से सुनना, और बहुत ही ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, थोड़ी देर में समझ में आएगा। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 स्टेट्स दैट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अनुच्छेद 15 यह बोलता है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध के केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 बस इतना ही कहता है। फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सर प्रोहिबिशन का मतलब होता है रुक जाओ, नहीं करना है तुम्हें ये ऐसा चीज, नहीं करना है, नहीं करना, निषेध कहते हैं ना शायद हिंदी में इसको। प्रोहिबिशन, नहीं करना है तुम्हें, ऐसा नहीं करना है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन,
सर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, आपको भेदभाव नहीं करना है। स्टेट कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट जो है वो किसी भी टाइप का विभेद नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे, रेस मूल वंश के आधार पे, कास्ट जाति के आधार पे, सेक्स लिंग के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ जन्म स्थान के आधार पे। मतलब कोई लड़का, कोई बंदा अगर सर सिख कम्युनिटी से है, और कोई बंदा अगर मुस्लिम कम्युनिटी से है, या फिर कोई बंदा हिंदू कम्युनिटी से है, सर स्टेट इन तीनों के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। सर स्टेट, स्टेट के पास अगर एक मेल आता है, सर स्टेट के पास एक फीमेल आता है, सर स्टेट के पास एक ट्रांसजेंडर आता है, स्टेट कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन with them on the basis of, on the grounds of their sex. Is it clear to everyone? अनुच्छेद 15 यह कहने का कोशिश कर रहा है कि स्टेट तुम विभेद नहीं कर सकते, तुम भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सर मेरे साथ 5 बार बोलो, आपको याद होना चाहिए ये चीज, आपको याद होना चाहिए ये चीज कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे मना किया गया है अनुच्छेद 15 में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सर कितने ग्राउंड्स दिए हुए हैं, तो देखो सबसे पहला ग्राउंड है धर्म, सर धर्म के आधार पर आप नहीं कर सकते। रिलीजन, नेक्स्ट रेस मूल वंश के आधार पर आप नहीं कर सकते। सर कास्ट जाति के आधार पर आप नहीं कर सकते। सेक्स लिंग के आधार पर आप नहीं कर सकते। सर प्लेस ऑफ बर्थ जन्म स्थान के आधार पर आप नहीं कर सकते। टोटल 5 ग्राउंड्स गिवन है सर, टोटल 5 ग्राउंड्स हैं। इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ऐसा अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। मतलब एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 15 में स्टेट्स को कितने ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन करने को मना किया गया है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? कितना ग्राउंड है सर? टोटल 5 ग्राउंड है। टोटल 5 बेसिस में आपको मना किया गया है। कौन कौन सा बेसिस, एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे स्टेटस के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन करना मना किया है? स्टेटस मतलब क्या आपका स्टेटस है पूरे समाज में, उसके बेसिस में बोला है क्या? नो सर, नहीं बोला है। सर क्या आपका कलर के बेसिस में बोला है क्या कि कलर के बेसिस में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया क्या? नहीं बोला गया। मतलब एग्जाम में कभी भी ऐसा फालतू चीज आए जो कि इन 5 के अलावा हो, सर वो गलत है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं इन 5 को याद रखो, इन 5 ग्राउंड्स को याद रखो कि सर इन 5 ग्राउंड्स में ही स्टेट को मना किया गया है। अनुच्छेद 15 यह बोलता है दैट द स्टेट शुड प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 ग्राउंड्स पे स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये पूरा चीज आपको याद होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसे, क्योंकि जब आंसर राइटिंग करने बैठेंगे तो आप अगर ये स्टेटमेंट लिखते हो ना, तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट सर हमको नहीं देना है, हमको नहीं देना है, मतलब हमको एग्जाम में नहीं देना है, फिर आप काहे बोल रहे हैं हमको मेंस उन्स नहीं देना है, फिर क्यों बोल रहे हैं याद रखना है? सर एमसीक्यू में भी काम आएगा ये आपको, क्यों? चलो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? चलो आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलता हूं आप लोग को। आर्टिकल 15 जो है, अनुच्छेद 15 जो है, यह एक कंपनी है, एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी कंपनी। एक कंपनी है ये, एबीसी कंपनी ना एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट फर्म है, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है। अनुच्छेद 15 जो है इस प्राइवेट कंपनी को मना करती है कि तुम रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ट्रू या फॉल्स? सर आंसर विल बी फॉल्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, अब वो लोग जो बैठे हुए हैं आराम से कि मेरा आंसर गलत ना हो जाए, एग्जाम में गलत कर अच्छी बात होगी फिर। सर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? एबीसी इज अ प्राइवेट फर्म। मैंने प्राइवेट बोला तो आपने आंसर क्यों नहीं दिया?
क्या वेट कर रहे थे मेरे आंसर का? सर एबीसी इज अ प्राइवेट फर्म। क्या एबीसी एक स्टेट है? नो सर। और अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सर स्टेट शैल नॉट, स्टेट स्टेट को मना किया जा रहा है। और यही चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं दैट ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्स्ड अगेंस्ट हुम। जितने भी मौलिक अधिकार है वो किसके खिलाफ आप यूज कर सकते हैं? सर स्टेट के खिलाफ। क्लियर है भाई साहब? अनुच्छेद 15 जो है ये किसके खिलाफ आप यूज कर रहे हैं? स्टेट के खिलाफ। नेक्स्ट। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? गुड। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन सा अनुच्छेद था जो कि सिर्फ और सिर्फ आई एम आस्किंग यू, कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स था जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास अवेलेबल था? जल्दी बताओ, क्या था वो नंबर, अनुच्छेद? स्टार्टिंग कीजिए। कौन कौन सा फंडामेंटल राइट था जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास अवेलेबल था? तो एकदम मुंह जुबानी याद होना चाहिए। 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 और 30। ठीक है, याद आ रहा है सभी को? आर्टिकल 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 19, 29 एंड 30। These are the articles which are only available to the citizens. ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए अवेलेबल था। अच्छा वेरी गुड। तो क्या हो गया, ये क्यों याद करवा रहे हैं अभी? अरे भाई साहब आर्टिकल 15 देखो, इस नंबर में, इस लिस्ट में आर्टिकल 15 भी है। दैट मीन्स व्हाट? आर्टिकल 15 इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स। अनुच्छेद 15 जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के पास अवेलेबल है। this right this fundamental right are not available, is not available for the aliens. This fundamental right, that is article 15, is not available for the foreigners. Is it clear to everyone? अनुच्छेद 15 जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास अवेलेबल है। सर ऐसा कहां लिखा हुआ है? सर ऐसा यहां लिखा हुआ है that the state shall not discriminate any citizen, any citizen, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध। नागरिक, सर नागरिक बोल रहा है, दैट मीन्स व्हाट? इट इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स। आर्टिकल 15 इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स। सर अनुच्छेद 15 यह कहने की कोशिश करता है दैट द स्टेट शैल नॉट, इफ एनी प्राइवेट कंपनी, सी मैंने उस दिन भी ये चीज डिस्कशन करने की कोशिश किया था कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो और वो लोग अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कुछ कर रहे हो, देन इट ऑलवेज रिक्वायर्ड अ parliamentary law for it. Now what is the meaning of a parliamentary law? I'll explain in the future. I'll explain in the future. For example, मैं बस इतना कहने की कोशिश करूंगा अभी। अच्छा इस चीज का आंसर मैं ना अभी थोड़ी देर बाद देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद अभी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, होल्ड करके रखेंगे इस आंसर को। ठीक है, अनुच्छेद 15 यह कहने का कोशिश कर रहा है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस में। ठीक है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 सबको समझ में आया? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 सबको समझ में आया? गुड। नेक्स्ट, एक बात बताना, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 या फिर आर्टिकल 15 जो है ये एक पॉजिटिव लॉ है कि नेगेटिव लॉ है? सर कैसे पता चलेगा? स्टेटमेंट को पढ़ो। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध में नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। अरे यार आप लोग तो पढ़े लिखे हो गए। सर इट इज अ नेगेटिव लॉ, इट इज ऑफ नेगेटिव नेचर। ठीक है, अनुच्छेद 15 यह कहने की कोशिश कर रहा है कि स्टेट तुम यह काम नहीं कर सकते हो मेरे भाई, यू कैन नॉट डू इट। तुम्हारा इतना मतलब तुम्हारे में इतना हैसियत नहीं होना चाहिए कि यू कैन डू इट। ओके चलो गुड। नेक्स्ट, सुनना ध्यान से। सर अनुच्छेद 15 सब क्लोज 2 के बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिकल 15 सब क्लोज 2 के बारे में कोशिश करते हैं चर्चा करने का। सर आर्टिकल 15 सब क्लोज 2 स्टेट्स दैट नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन or condition with regard to access to the shops, public restaurants,
hotels and places of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partially out of state funds or dedicated to the use of general public. बाप रे बाप, क्या पढ़ दिए सर आप, सुनना ध्यान से, कुछ नहीं है, हलवा है। कैसे सर? जी हाँ सर, एक लाइब्रेरी खुला, एक लाइब्रेरी खुला, चलो हटाओ लाइब्रेरी एग्जाम्पल, एक कुआं खुला, कुआं, कुआं आते सर, कुआं जिससे पानी निकाल के पीते हैं हम लोग, वेल, ठीक है, कुआं खोला। सर ये जो कुआं जो है ना, ये गवर्नमेंट ने बनवाया, गवर्नमेंट ने बनवाया, मतलब सर इस कुआं को बनने में पैसा किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। सर वो पैसा किसका था? सर गवर्नमेंट का था। सर गवर्नमेंट कहां से वो पैसा लेके आए थे? सर गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस से वो पैसा कलेक्ट करते हैं। सर ये जो टैक्स जो है ये कौन पे करता है? सर सिटीजन्स पे करता है। मतलब सर गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा है वो किसका है? कहीं नहीं तो कहीं नागरिकों का है। मतलब सर अगर गवर्नमेंट टैक्सेस के पैसे से अगर कुछ भी खोलती है, कोई भी इंस्टीट्यूट खोलती है या फिर कोई भी चीज बनवाती है, तो वो कैसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए? वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट? वो जो इंस्टीट्यूट है वो सबके लिए ओपन होना चाहिए, वो सबके लिए ओपन होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? सर अनुच्छेद 15 यही करने का कोशिश करता है कि अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट के फंड से बनाई जा रही है, या तो कंप्लीट फंड, मतलब कंप्लीट उस चीज को बनाने में गवर्नमेंट का फंड लग रहा है, या फिर गवर्नमेंट थोड़ा सा पैसा दे रही है, अगर वहां पे गवर्नमेंट फंड गया है, अगर वहां पे गवर्नमेंट फंड्स का यूज हुआ है, तो उस स्थान को कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक, कोई भी सिटीजन यूज कर सकता है। उसको यूज करने में किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब है सर, अगर कोई कुआं खुला है, अगर कोई कुआं बनाया गया है, लेट इट बी कि गवर्नमेंट ने इसमें आधा हिस्सा दिया, 50% इसका पैसा गवर्नमेंट ने दिया इस कुएं को बनाने में, मतलब सर पार्शियल फंड दिया। पार्शियल फंड का मतलब होता है आधा हिस्सा, आधा, नॉट आधा हिस्सा, मतलब कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा। ठीक है, इस कुआं को बनाने में कुछ हिस्सा गवर्नमेंट फंड से आया। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट सर? गवर्नमेंट का पैसा यहाँ पे यूज हुआ है। दैट मीन्स सर ये जो कुआं है ना, ये कोई भी नागरिक यूज कर सकता है। इस कुएं को कोई भी नागरिक यूज कर सकता है। इस कुएं को ना यूज करने का आप कोई भी बहाना नहीं बना सकते। आप किसी भी इंसान को यह नहीं बोल सकते कि तुम्हारा रिलीजन यह है, तुम्हारा कास्ट यह है, तुम्हारा रेस यह है, तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ यह है और तुम्हारा जेंडर यह है, इसीलिए तुम इस कुआं को यूज नहीं कर सकते हो। सर ऐसा बात नहीं है, आप यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अनुच्छेद 15 हमें यही कहने की कोशिश कर रहा है, अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 2 आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 यही कहने का कोशिश कर रहा है कि सर कोई भी शॉप है, कोई भी दुकान, कोई भी पब्लिक रेस्टोरेंट या फिर कोई भी होटल या फिर कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट का चीज है, और कोई भी कुआं है, कोई भी टैंक है, कोई भी बाथिंग घाट है, कोई भी रोड है, कोई भी प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट है, जो कि कंप्लीटली मेंटेन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर पार्शली मेंटेन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, सर वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन रहेगा और किसी को भी डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते उन चीजों को यूज करने से या फिर वहां जाने से ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, देयर रेस, देयर कास्ट, देयर सेक्स, देयर प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, समझ में आया सभी को? कोई ऐसा इंसान जिसको नहीं समझ में आया ये चीज? मतलब नेक्स्ट, सर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्या पब्लिक प्रॉपर्टी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है क्या? पब्लिक प्रॉपर्टी भी क्या इस इसके दायरे में आती है, अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 2 के दायरे में? द आंसर इज नो, नहीं आती है। सर पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, सॉरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक घर बनाया, मैंने एक घर बनाया, अब मेरे घर में कोई भी इंसान घुसा आ रहा है, कोई भी इंसान घुसा आ रहा है, मैं क्या उसको घुसने दे दूंगा? मैं क्या बोलूंगा? सिंपल सी बात है, अरे तुम क्यों घुस रहे हो?
वो बोलेगा अरे तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ना, मेरा धर्म यह है इसलिए मेरे को घुसने। मैंने बोला यार तुम्हारा धर्म कुछ भी हो, तुम्हारा जाति कुछ भी हो, तुम्हारा मूल वंश कुछ भी हो, तुम्हारा जेंडर कुछ भी हो, तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, दिस इज माई प्राइवेट प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट एंटर हियर। Is it clear to everyone? That is why the private properties do not come under the purview of Article 15 subclause 2. Is it clear to everyone? ठीक है, ठीक है, चलो। सर एक बात बताओ, अगर ये अनुच्छेद हमारे संविधान में नहीं होता तो क्या आज जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, या फिर अदर वीकर सेक्शन है, ठीक है, क्या वो लोग आज फ्रीली रह पाते क्या? क्या आज वो लोग फ्रीली घूम पाते क्या? क्या वो लोग आज फ्रीली लिबर्टी को एक्सरसाइज कर पाते क्या? क्या आज वो लोग का स्टेटस जो है वो अच्छे से मेंटेन रहता क्या? नो सर, कभी नहीं रहता। क्योंकि आपने बहुत ही किस्से कहानियां सुना होगा, आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि सर एक एक ना एक वेब सीरीज है, निर्मल पाठक की घर वापसी। बहुत ही मस्त है, बहुत ही मस्त, ठीक है, निर्मल पाठक की। आई मीन सी, आई एम अ बिट, छोड़ो, बट मतलब निर्मल पाठक की मैं उसके बात करता हूँ, निर्मल पाठक की जो घर वापसी ये जो वेब सीरीज है, ठीक है, ये जो वेब सीरीज है, ये वेब सीरीज आई मीन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें भी ये छुआछूत जो है ना, डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में भी दिखाया है। एक भाई साहब कह रहे थे कि जय भीम, जय भीम का भी बहुत ही अच्छा है सर, आपको देखना चाहिए जय भीम, संविधान के ऊपर पूरा बेस्ड है, जय भीम देखना चाहिए। अ, तो कुछ कुछ मूवीज हैं जहाँ पे आपको, या फिर कहीं कुछ कुछ कहानियां जहाँ पे आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस में होता था सर, किस, ऑब्वियस सी बात है सर, वो छोटा कास्ट का है, तो आपके घर में भी या फिर आपके आस पड़ोस में भी आपने देखा होगा कि ये जो ये जो ड्रेनेज वर्कर्स होते हैं, या फिर वो लोग जो होते हैं जो आपके घर से कूड़ा कचरा लेके जाते हैं सर, उसको अलग ही टाइप से बिहेव किया जाता है उनके साथ, उनको अलग कप में चाय दिया जाता है। ये सब चीज, ये हर चीज दिखाया गया है सर, चीजों में, आई मीन वेब सीरीज में, मूवीज में, ठीक है, और ये सब चीज के बारे में आप भी कहीं ना कहीं अवगत होंगे, ठीक है। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेशन को बंद करने का कोई भी अनुच्छेद हमारे संविधान में नहीं होता, ठीक है, हमारे साथ में नहीं होता, इट्स वेरी सैड कि आपके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, बिकॉज आप किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, इट शुड नॉट बी द ग्राउंड ऑफ एनी काइंड ऑफ, सी, डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब ये कोई मतलब चीज ही नहीं है। आप अपने घर पे भी देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बेटा बेटी में फर्क करते हैं कि ये मेरा बेटा है, ठीक है, ये मेरा बेटी है, ठीक है, बेटे को पढ़ाएंगे, बेटी को घर का काम करवाएंगे, ठीक है, बेटे को, बेटा मेरा फ्यूचर संभालेगा, और बेटी को जल्दी से निकालो घर से, शादी कराओ, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया, ओके। पर सर अगर ये अनुच्छेद ना होता तो शायद आज हमारा सोसाइटी ना कुछ अलग ही होता। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि जितना भी डिस्क्रिमिनेशन आप अभी फील करते हो ना अपने लाइफ में, इससे कहीं ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन आपको फील करने को मिलता अगर ये अनुच्छेद 15 ना होता तो। क्योंकि ऑल ऑफ अस हु आर स्टडिंग टुगेदर हियर are from different religions, are from different races, we are from different castes, all of us have a different place of birth, हम लोग अलग अलग जेंडर के हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं हमारे बीच बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता सर अगर ये अनुच्छेद 15 ना होता तो। सर ये अनुच्छेद 15 लाने के लिए ना बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ा था। क्या जद्दोजहद हुआ था, सुनना ध्यान से। सर अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन भारत से हटाना है, ओके, अगर आपको भेदभाव या फिर विभेद भारत से हटाना है तो सबसे पहले आपको यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये क्या कह रहे हैं आप, ध्यान से सुनना इस डिस्कशन को। सर अगर आपको भारत से डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना है, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है, तो
आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भारत में डिस्क्रिमिनेशन होता है। इससे क्या होगा सर, जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज को हटा नहीं सकते, उस चीज को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। जब तक फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो जिसमें बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, वो जब तक वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यस आई हैव सम एंगर इश्यूज, तब तक उस चीज को वो हटा नहीं सकता, तब तक उस चीज को वो क्योर नहीं कर सकता। ऐसा ही था सर हमारा देश का डिस्क्रिमिनेशन। सर भारत को, बी आर अंबेडकर साहब को पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ भारत में डिस्क्रिमिनेशन है। और सर जब इस चीज को एक्सेप्ट किया गया ना कि हाँ भारत में डिस्क्रिमिनेशन है, भारत में विभेद किया जाता है धर्म के बेसिस में, सर रेस के बेसिस में, सर जाति के बेसिस में, सर सेक्स के बेसिस में, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस में, इन सब चीजों के ऊपर सर किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन। और यह चीज पहले बी आर अम्बेडकर साहब को एक्सेप्ट करना पड़ा। सर जब बी आर अम्बेडकर ने इस चीज को एक्सेप्ट किया ना, तो फॉरेन कंट्रीज ने बहुत कुछ बोला, फॉरेन कंट्रीज ने बहुत कुछ सोचा, बहुत ज्यादा गलत गलत थॉट्स रखा सर उन्होंने भारत के प्रति। अरे भारत में तो यार डिस्क्रिमिनेशन होता है, भारत तो ऐसा है, भारत तो वैसा है। सर बी आर अम्बेडकर साहब के पास ना चॉइस था कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करे कि ना करे। बी आर अम्बेडकर साहब के पास, हमारे फाउंडिंग फादर्स के पास ये चॉइस था कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करे कि ना करे कि भारत में डिस्क्रिमिनेशन होता है। उनके पास चॉइस था, लेकिन उन्होंने कठिन रास्ता चूज किया, उन्होंने ये सेलेक्ट किया, उन्होंने ये चूज किया कि हाँ भारत में डिस्क्रिमिनेशन होता है और इस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर हमको इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। सर अनुच्छेद 15 जो है ना, ये हमारे फाउंडिंग फादर्स का कंसाइंस है, ये हमारे फाउंडिंग फादर्स का आत्मा का आवाज है। सर अनुच्छेद 15 जो है, आर्टिकल 15 इज नोन एज द कंसाइंस ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स। अनुच्छेद 15 जो है, ये हमारे फाउंडिंग फादर्स का आत्मा का आवाज कहलाता है। इज इट क्लियर? क्यों कहलाता है सर? क्योंकि अब अपने सोचो, जस्ट जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक इन अ रैशनल वे दैट हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं वो इस चीज को इग्नोर कर सकते थे कि यार फॉरेनर वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में अगर हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। सर फॉर एग्जाम्पल आप सबके पास एक बेटी है, ठीक है? जस्ट एक एग्जांपल समझना कि आप सभी सभी का शादी हो चुका है और आप सबके पास एक एक बेटी है, ठीक है? एक बेटी है। अब एक जगह आप लड़का देखने गए अपने बेटी के लिए, ठीक है? और आपको कहीं से पता चलता है कि यार वो जो लड़के का घर है ना, वहां पे बहू के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्या उस घर में आप अपने बेटी का शादी करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। सर सेम केस था इंडिया के साथ। सर इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस चीज को एक्सेप्ट करना पहले बहुत जरूरी था। और इंडिया अगर इस चीज को एक्सेप्ट करता ना, तो इसको बहुत सारे कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिस्क्रिमिनेशन खत्म होता। क्यों? क्योंकि ये हम अपने फंडामेंटल राइट्स में इम्बाइब कर रहे हैं, एम्बेड कर रहे हैं, ठीक है? तो अनुच्छेद 15 जो है ना, ये हमारे फाउंडिंग फादर्स का आत्मा शो करता है, आत्मा की आवाज शो करता है, कंसाइंस शो करता है कि यार वो लोग का थॉट प्रोसेस कैसा था। तो एग्जाम में कभी आपसे पूछे कि विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट इज नोन एज द कंसाइंस ऑफ द फंडामेंटल कंसाइंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 इज नोन एज द कंसाइंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आर्टिकल 15 जो है, ये हमारे फाउंडिंग फादर्स का कंसाइंस कहलाता है, ठीक है? डन। नेक्स्ट, सुनना ध्यान से। सुनना ध्यान से। आप लोग जितने भी लड़कियां हैं, आप लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो कोई भी फॉर्म भरने का पैसा लगता है क्या? कितना फीस लगता है? कितना फीस लगता है? सर एसएससी में नहीं लगता है, बीपीएससी में नहीं लगता है, यूपीएससी में नहीं लगता है, बैंक वगैरह को छोड़ दो, ठीक है? बैंक वगैरह को छोड़ दो, कितना पैसा लगता है आप लोग का? ठीक है लगता है, ठीक है बीपीएससी में लगता है या फिर
स्पेसिफिक मैंने क्या बोला, कुछ कुछ एग्जाम्स में आपको पैसा नहीं लगता है, ठीक है, आपको पैसा नहीं लगता है। कितना लगता है सर? 0 रुपीज। और सर वहीं लड़कों को कितना देना होता है? तो एक पर्टिकुलर अमाउंट देना होता है। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, हम लड़कों को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ता है, लेट इट बी 100 रुपया, और आप लोग को 0 रुपीज देना पड़ता है। मतलब जो भी लड़कियां हैं, जो भी लड़कियां हैं, जो भी लड़कियां हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम में बैठना दिया जा रहा है, और लड़कों को उसी एग्जाम के लिए पैसा देना पड़ रहा है। सर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। ये क्या है भाई? क्यों भेदभाव कर रहे हो? क्यों क्यों ये क्या भेदभाव कर रहे हो यार? नेक्स्ट, सुनना ध्यान से। सर रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, मेल कैंडिडेट्स के लिए एक अलग कट ऑफ लिस्ट है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग कट ऑफ लिस्ट है। फीमेल कैंडिडेट्स का कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जा रहा है, लेकिन मेल कैंडिडेट्स का उतने मार्क्स में नहीं हो पा रहा है। सर क्या कर रहे हो आप? दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। ये विभेद है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है, ये भेदभाव है सर, ये डिस्क्रिमिनेशन है। समझ में आ रहा है? सर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं? आप लोग ये चीज फील करते हो नहीं करते हो? ये देखते होंगे सर, आज मतलब बीपीएससी का भी अभी रिजल्ट आया, देखा होगा आप लोगों ने, मेल के लिए कुछ अलग कट ऑफ था, फीमेल के लिए अलग कट ऑफ था। देखा है सर आप लोगों ने? सर कभी कभी कॉलेजेस में एडमिशन के वक्त भी ऐसा ही क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। सर आप क्या कर रहे हो? सर आप जेंडर के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, सर आप सेक्स के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, और ये अनुच्छेद 15 के खिलाफ है, ऐसा हमने पढ़ा है। समझ में आ रहा है? लेकिन सर फिर भी ये हमारे समाज में आज भी देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? क्यों देखा जा रहा है? तो सुनना ध्यान से, ये अनुच्छेद 15 के खिलाफ नहीं है सर, ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सर। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 यह कहता है दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for women and children। अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 जो है, यह कहता है कि राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने के से निवारित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 जो है, यह स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर द गर्ल्स, और कह सकते हैं फॉर द विमेन्स एंड द चिल्ड्रन। ऐसा क्यों? इनको स्पेशल प्रोविजन क्यों चाहिए? तो ध्यान से सुनना, वही बात। सर हमारे देश में जो विमेन है, जो विमेन है सर, ये बहुत ही पिछड़े हुए हैं, बहुत ही पीछे हैं, बहुत ही ज्यादा पीछे हैं सर। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने विमेन्स को एक समान भावना से नहीं देखते हैं, हम उनको सेम अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करते जितना हम अपने मेल को प्रोवाइड करते हैं। सर हमारा जो सोसाइटी है, ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ये कहीं नहीं तो कहीं वुमेन्स को दबाने का कोशिश करता है सर। वुमेन्स को आगे बढ़ के लाइफ में कुछ करने का मौका ही नहीं देता हमारा सोसाइटी। हमारा सोसाइटी जो है, वो कहीं नहीं तो कहीं बहुत ही ज्यादा सर डिस्क्रिमिनेशन करता है वुमेन्स के साथ, बहुत ही ज्यादा दबा कर रखता है वुमेन्स के साथ। ठीक है, हमारा जो पास्ट देखेंगे, हमारा जो हिस्ट्री देखेंगे सर, आज से 100 साल 200 साल में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे वुमेन्स जो है वो बहुत ही पीछे रह गई है, बहुत ही पीछे रह गए हैं। एंड सेम हैपेंस विद द चिल्ड्रंस आल्सो। सर चिल्ड्रन तो उसको तो अपना मतलब सोच ही नहीं है सर, उसको तो अपना कुछ उसको खुद ही नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको देश दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो वो भी तो सर कहीं नहीं तो कहीं पिछड़ा वर्ग ही है, वो कहीं नहीं तो कहीं पिछड़ा सेक्शन ही है हमारे सोसाइटी का। और ध्यान से सुनना सर, हमने एक डिस्कशन किया था इक्वलिटी के बारे में, याद आ रहा है क्या? कि हमारे सोसाइटी में इक्वलिटी का मतलब होता है इक्विटी। इक्विटी, हमारा इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट यह नहीं है कि हम सबको हेल्प करेंगे। हमारा इक्वलिटी का मतलब यह है कि हम उनको हेल्प करेंगे जिसको सच में हेल्प का जरूरत है, और हम उनको बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे जो कि लाइफ में बहुत आगे है। सर यहां पे भी वही हो रहा है। एक 100 मीटर का रेस है, एक 100 मीटर का रेस है, बॉयज जो हैं, बॉयज या फिर मेल, मेल जो है वो यहां से दौड़ रहे हैं, और फीमेल जो है या फिर वुमेन और चिल्ड्रन जो है वो यहां से दौड़ रहे हैं, और यह है फिनिश लाइन। सर कौन पहुंचेगा सबसे पहले फिनिश लाइन में? ऑब्वियस सी बात है सर, बॉयज, बॉयज पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि बॉयज जो है वो आगे से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, लड़के जो है वो आगे से दौड़ रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट सर, मेल जो है या फिर जो मेंस हैं या फिर बॉयज हैं, जो भी कह लो आप, ये लोग कहीं नहीं तो कहीं समाज में आगे हैं,
समाज में आगे हैं, इनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि ये लाइफ में कुछ कर सकें। और सर विमेन और चिल्ड्रन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। ये लोगों का लाइफ में क्या है सर, प्रॉब्लम्स हैं, ये लोगों के लाइफ में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, ये लोग समाज में पीछे हैं। और हमारा इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि सर जो समाज में पीछे है ना, उसको आगे लेके आओ, उसको आगे लेके आओ। इसीलिए सर स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बनाता है, स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बनाता है ताकि वो विमेन्स और चिल्ड्रन को आगे लेके आए और इक्वल प्लेइंग ग्राउंड का ऑप्शन दे, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड का ऑप्शन दे सबके लिए। समझ में आया सर? इसीलिए इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वुमेन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम देने का मौका देते हैं, वुमेन्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रिजर्वेशंस प्रोवाइड करते हैं, वुमेन्स को हम लोग कम कट ऑफ चूज करते हैं वुमेन्स के लिए, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोविजंस है वो बनाया जाता है स्टेट के द्वारा वुमेन्स के लिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिकॉज इक्वलिटी अचीव किया जा सके। सर इस इक्वलिटी को अचीव करने के प्रोसेस में आपको दूर से ऐसा लग सकता है कि भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन सर ये भेदभाव नहीं किया जा रहा, ये भेदभाव नहीं किया जा रहा। क्यों भेदभाव नहीं किया जा रहा? क्योंकि यह डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, क्योंकि यह चीज इंपॉर्टेंट है ताकि जो वुमेन्स और चिल्ड्रन जो पीछे रह गए हैं वो लाइफ में आगे बढ़ सके। मतलब एक और चीज समझने का मौका मिला सर हम लोग को कि एवरी डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। हर डिस्क्रिमिनेशन जो दिख रहा है कि भेदभाव हो रहा है, सभी भेदभाव भेदभाव जैसा नहीं होता। हर भेदभाव भेदभाव नहीं है। कुछ कुछ भेदभाव जो होता है वो अच्छा होता है समाज के लिए, वो इंपॉर्टेंट होता है समाज के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और इसीलिए इसी चीज के लिए सर अनुच्छेद 15 सब क्लोज 3 लिखा गया है हमारे संविधान में, जो यह कहता है कि स्टेट जो है ना वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब आज के बाद कोई आपसे पूछे कि सर लड़कियों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है ऐसा ऐसा जगह में, क्या ये संवैधानिक है? जी हाँ, संवैधानिक है, कोई कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछे कहां पे लिखा हुआ है ऐसा? 15 सब क्लोज 3, आर्टिकल 15 मत बोलना, 15 सब क्लोज 3 डायरेक्टली बोलना। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, मतलब सर यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है बॉयज के बीच में और वुमेन्स के बीच में, क्या वो सही है? क्या वो डिस्क्रिमिनेशन है? पहली बात, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन है? नो सर, वो डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बिकॉज बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे सोसाइटी का, जिसको अचीव करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, जिसको अचीव करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मतलब इस पूरे डिस्कशन से एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 क्या ये समाज में भेदभाव ला रहा है? सर every discrimination which is seems to be a discrimination is not always a discrimination। ठीक है, मतलब सर अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 जो है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। भेदभाव तो हो रहा है लेकिन ये पॉजिटिव विभेद है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। सर अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 इज अफर्मेटिव, इज अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सर, इट इज अ पॉजिटिव एक्शन, इट इज अ पॉजिटिव एक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 जो है इट इज अ positive discrimination and it is important for the women and the children, that is why it is provided to the women and the children। सर पढ़े लिखे लोग इसको क्या बोलते हैं पता है? पढ़े लिखे लोग इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। पढ़े लिखे लोग बोलते हैं इसको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, हिंदी में सुरक्षात्मक भेदभाव। ऐसा क्यों? सर अगर यह भेदभाव, अगर ये डिस्क्रिमिनेशन, अगर ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए ना तो वुमेन और पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वुमेन और मेन को दोनों को एक समझा जाएगा और उसके बेसिस में रिजल्ट्स निकाले जाएंगे, उसके बेसिस में कॉलेजेस में एडमिशन होगा। लेकिन हम सभी को पता है कि वुमेन जो है वो पीछे है समाज में। ठीक है, और फिर भी आप दोनों के बीच में रेस करवा रहे हो तो जीतेगा हमेशा कौन? बॉयज ही जीतेगा। और हमेशा हारेगी कौन? वुमेन्स हारेंगी। तो सर यह भेदभाव जो है ये इंपॉर्टेंट है वुमेन्स के लिए। अगर यह भेदभाव, अगर ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स के साथ ना किया जाए, अगर ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स और चिल्ड्रन को ना मिले तो शायद वुमेन्स और चिल्ड्रन और पीछे हो जाए।
ठीक है। तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही होता है दैट द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज अ वे टू इंश्योर सोशल जस्टिस इन द सोसाइटी। भारत में सोशल सामाजिक न्याय के को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक भेदभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, क्या इससे सोशल जस्टिस मिल रहा है? जी हाँ, मिल रहा है। सोशल जस्टिस का मतलब ही तो यही होता है ना कि आप जेंडर के बेसिस में या फिर किसी पर्टिकुलर कास्ट या फिर रिलीजन के बेसिस में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें। ठीक है, तो वही डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर पा रहे हैं बाय द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 जो है, क्या ये हमारे समाज के लिए इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या ये बात आप लोग को समझ में आता है या नहीं समझ में आता है? सर, दिस इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ये क्या है? एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है अनुच्छेद 15 का। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 15 क्या बोल रहा था कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते, लेकिन अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है? देखो, एक खास एक खास कंडीशन है जहां पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। मतलब एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद है 15 का, आई मीन 15 का कौन सा क्लॉज है जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बताता है अनुच्छेद 15 का? अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है अनुच्छेद 15 का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बढ़ते हैं सर आगे, बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट, सुनना ध्यान से। मतलब सर हमारे जो बी आर अम्बेडकर साहब है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कोट दिया दैट व्हाट आर वी हैविंग दिस लिबर्टी फॉर। हमें ये जो स्वतंत्रता मिली है, ये किस चीज के लिए मिली है? वी आर हैविंग दिस लिबर्टी इन ऑर्डर टू रिफॉर्म आवर सोशल सिस्टम which is full of inequality, full of discrimination, and other things which reflect with our fundamental rights। हमें हमारे पास ये लिबर्टी है किस चीज के लिए? ताकि हम लोग अपना जो सोशल सिस्टम है उस सोशल सिस्टम को चेंज कर सके। हमारे जो सोशल सिस्टम में इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, हमारे सोशल सिस्टम में, हमारे समाज में सर जो डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम है, उन सब चीजों को खत्म कर सके, इसीलिए हमें लिबर्टी प्रोवाइड किया गया है सर हमारे संविधान के द्वारा। ठीक है सर, दिस इज द रियल वर्ड्स ऑफ, दिस इज इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, चलो सर, आप लोगों में से बहुत किसी ने सुना होगा कि ट्रांसजेंडर्स को भी बहुत टाइप के डिस्क्रिमिनेशन का झेलना पड़ता है। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स को भी बहुत टाइप का डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। ठीक है, अगर ट्रांसजेंडर कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाएगा, उनको डिफरेंट डिफरेंट जेस्चर से चिढ़ाया जाएगा, उनको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोल के चिढ़ाया जाएगा। अगर कोई ट्रांसजेंडर कोई अच्छा काम करना जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो चाहता है कि वो जॉब करके पैसा कमाए, तो सर अगर वो जॉब करने जाए तो उसको अलग टाइप से बिहेव किया जाएगा उसके साथ, उसको ये फील करवाया जाएगा कि देखो तुम अलग हो हमसे। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर को भी बहुत सारा भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन का झेलना पड़ता है सर, वो लोग का भी प्रभाव झेलना पड़ता है। इसीलिए इसीलिए एक कानून बनाया गया, ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। सर ये जो है, ये एक पार्लियामेंट्री लॉ है, ये एक कानून है जो कि पार्लियामेंट से पास किया गया, जिसमें यह बोला जाता है दैट प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, दिस बिल प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर। ये जो बिल है, ये ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ जो भेदभाव होता है उसको कैसे खत्म करे, उस चीज को ये सुनिश्चित करता है, including the denial of service or unfair treatment in relation to the education, employment, healthcare, access to or enjoyment of goods, facilities, opportunities available to the public, right to movement, right to reside, otherwise opportunity to hold public or private office, access to a government or private establishment in whose care or custody a transgender is। इसका मतलब है सर कि ये जो कानून देख रहे हैं ना, यह कानून स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए लाया गया ताकि वो उनके खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके, उनको भी शिक्षा ग्रहण, वो भी शिक्षा ग्रहण कर सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वो भी किसी रोजगार का हिस्सा बन सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वो भी स्वास्थ्य के देखभाल के क्षेत्र में काम कर सके सर, उनके पास भी अच्छा फैसिलिटीज अवेलेबल हो, उनके पास भी कहीं भी जाने का मौका हो, कहीं भी रुकने का मौका होना चाहिए, कहीं पे भी घर लेने का मौका होना चाहिए, कहीं पे भी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने का मौका होना चाहिए सर, वो हर चीज का प्रोटेक्शन ये कानून करता है। नेक्स्ट सर, ये हमारे अनुच्छेद 15 में भी तो मतलब कुछ ऐसे लिखा हुआ था ना कि आप सेक्स के बेसिस में नहीं कर सकते। फिर ये
कानून लाने का जरूरत क्या है? तो बस वही चीज सर, अनुच्छेद 15 को ध्यान में रखते हुए, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये फील हुआ सभी को कि ट्रांसजेंडर जो है ना, इनको प्रोटेक्शन का जरूरत है और इसीलिए एक कानून बनाया जाएगा। सर ये कानून जो है ना, ये सबके ऊपर लागू होगा, इंक्लूडिंग द प्राइवेट फर्म्स, इंक्लूडिंग द प्राइवेट फर्म्स। सर इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, those rights are only enforceable against the state, but अगर फंडामेंटल राइट्स को बेस मान के अगर कोई पार्लियामेंट्री लॉ बनाया जा रहा है, कोई भी कानून बनाया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा, तो सर वो कानून सबके ऊपर लागू होगा, इवन ऑन दी प्राइवेट फर्म्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या आपको इस चीज का आंसर मिला? अभी किसी ने पूछा था ना कि अनुच्छेद 15 जो है वो प्राइवेट कंपनीज पे कैसे लागू होगा? सर ऐसे लागू होगा, और ऐसे ही कानून बनाया जाता है फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रख के। ऐसे ही पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है बहुत सारा, और वो जो कानून बनाया जा रहा है वो कानून सबके ऊपर लागू रहता है। क्लियर टू एवरीवन? देन इस चीज को और अच्छे से हम लोग समझेंगे जब अनुच्छेद 23-24 पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब सर हमारे समाज में प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है क्या? एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए कि हमारे समाज में सुरक्षात्मक भेदभाव का कॉन्सेप्ट है क्या? जी हाँ है, जी हाँ है। कौन सा अनुच्छेद भारत में आपको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करता है? कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारत में आपको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करते हुए दिखेगा? अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3। बी स्पेसिफिक, यू कैन नॉट राइट ओनली आर्टिकल 15, यू शुड राइट आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन सर? मतलब जीवन में क्या हर टाइप का डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन है क्या? एवरी डिफरेंट बिहेवियर इज अ डिस्क्रिमिनेशन क्या? नो सर, एवरी डिफरेंट बिहेवियर इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन, एवरी डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो यह कहता है सर, दिस इज व्हाट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है सर, बढ़ते हैं सर आगे हमारे डिस्कशन में। नेक्स्ट सर, अब पढ़ना है हमें अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4। चलो, अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4, आपको पता है अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप हमारे संविधान को देखेंगे जो कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, उस वक्त अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 कुछ ऐसा दिखता था। ये क्या कर रहे हैं आप? जी हाँ, अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 हमारे ओरिजिनल संविधान में था ही नहीं। हमारे ओरिजिनल संविधान में अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 था ही नहीं, इसे अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है। मतलब जीवन में कभी आपसे पूछा जाए कि हमारे हमारे ओरिजिनल संविधान में आर्टिकल 15 का कितना सब क्लॉजेस था? 15 सब क्लॉज 1, 15 सब क्लॉज 2 और 15 सब क्लॉज 3। इसके बाद कोई भी सब क्लॉज नहीं था। ठीक है सर, अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 2 को, आई मीन अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 को अमेंडमेंट करके लाया गया है। किस अमेंडमेंट से लाया गया है मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, सुनना ध्यान से। एक केस हुआ था 1951 में। इस केस का नाम था, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था सर, चंपकम डोराई राजन केस, 1951 का चंपकम डोराई राजन केस 1951। एक केस हुआ था सर सुप्रीम कोर्ट में। इसमें हुआ क्या था कि मैडम चंपकम डोराई राजन ये एमबीबीएस की स्टूडेंट थी। ठीक है, ये एमबीबीएस पढ़ना चाहती थी, और ये अपने स्टेट के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज अ केस फ्रॉम केरला, ये केरला या फिर साउथ इंडिया से था। ठीक है, मुझे सटीकली याद नहीं आ पा रहा कौन सा स्टेट का केस था। ठीक है, तो सर ये अपने स्टेट के एक एमबीए कॉलेज में गया, मद्रास का था। ओके चलो, तो सर आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा ये केस कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहा। ओके चलो, सुन लो, वो स्टेट काम का है भी नहीं। इधर इधर वापस आइए। सर चंपकम डोरा राजन जो थी, यह एमबीबीएस स्टूडेंट थी, और यह
अपने स्टेट के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, ठीक है। वो गई वहां पे, वो एडमिशन के लिए अप्लाई की, तो कॉलेज वालों ने बोला नहीं, एडमिशन खत्म हो गया। क्यों? तो चंपाकम डोराजन पूछी क्यों, तो कॉलेज वालों ने बोला सिटी खत्म हो गया तो एडमिशन भी बंद हो गया। ये कौन सी बात हुई? हाँ, सिटी खत्म हो गया तो एडमिशन भी बंद हो गया। फिर से वही बात बोल रहे हो, सिटी खत्म हो गया क्या क्या मतलब है? चंपाकम डोराजन को सब लिस्ट दिखाया कि देखो, जनरल का सीट 0 बचा हुआ है, एससी का सीट 5 गो बचा हुआ है, एसटी का सीट 10 गो बचा हुआ है, और ओबीसी का सीट 3 गो बचा हुआ है। चंपाकम डोराराजन थी, चंपाकम डोराराजन को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता था, ठीक है, इनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता था सर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, चंपाकम डोराराजन देखिए कि अच्छा जनरल का 0 बचा हुआ है तो क्यों, कोई कोई बात नहीं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप का तो बचा हुआ है ना, इसमें दे दो मुझे। तो सब कॉलेज वाले बोले नहीं, ये उन लोग के लिए रिजर्व है, तुमको कैसे दे दे हम? तो चंपाकम डोराराजन चिल्ला के बोली, अरे यार, अनुच्छेद 15 में ये लिखा हुआ है कि तुम लोग या फिर स्टेट कभी भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप इन किसी भी ग्राउंड्स में आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और शेड्यूल एंड ओबीसी को, ठीक है। किस बेसिस में? उनके कास्ट के बेसिस में, उनके रेस के बेसिस में। आप इस बेसिस में उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उनको अलग सीट प्रोवाइड कर रहे हो। सर ये अनुच्छेद 15 के खिलाफ है, और ये जो रिजर्वेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बंद करो, ऐसा चंपाकम डोराराजन बोली, ठीक है। तो कॉलेज वाले भी परेशान हो गए, बाकी यार ये कहाँ से इतना पढ़ के आई है, दिमाग खराब, एमबीबीएस करना है कि लॉ करना है, जाओ 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 केस करो। चंपाकम डोराराजन चले गई सुप्रीम कोर्ट, वहां पे केस वेस हुआ, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, मतलब सुप्रीम कोर्ट में यह डिस्कशन चला। अब चलते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या डिस्कशन चल रहा है? तो सर सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही बड़ा बहस हुआ। पहले चंपाकम डोराराजन का जो वकील था उसने बोला, ठीक है, कि सर माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट जो है चंपाकम डोराराजन, उसको एडमिशन चाहिए फलना फलना एमबीबीएस कॉलेज में। वहां पे एससी एसटी ओबीसी ये लोग के लिए ना रिजर्वेशन है, ये लोग के लिए ना सीट रिजर्व्ड है, और वो खाली भी है, लेकिन मेरी क्लाइंट वहां पे एडमिशन नहीं ले पा रही है। क्यों? क्योंकि वो कॉलेज वाले यह बोल रहे हैं कि ये जो सीट है वो स्पेशली रिजर्व्ड है किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर ट्राइब के लिए, ठीक है, उनके लिए अवेलेबल है। सर ये जेंडर वालों के लिए क्यों नहीं अवेलेबल है? और ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया क्यों हमारे देश में? अनुच्छेद 15 तो यह बोलता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। सर ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ये जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है हमारे अनुच्छेद 15 के खिलाफ है, दैट मीन्स हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। और हर वो लॉ, हर वो कानून, हर वो एक्शन, हर वो अमेंडमेंट, हर वो ऑर्डर जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, वो कानून कभी नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13। और इसीलिए सर सुप्रीम कोर्ट, सर प्लीज आप अनुच्छेद 32 का यूज करके इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए। प्लीज आप जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करके, आप जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करके सर नल एंड वॉइड यूज कर दीजिए, ठीक है। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड इसको कर दीजिए। क्लियर है सभी को? नल एंड वॉइड कर दीजिए। तो ये डिस्कशन हुआ चंपाकम डोराराजन के वकील के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट सर, यूनियन ऑफ इंडिया का वकील क्या बोलता है? अब इनका इनका बहस सुनना। यूनियन ऑफ इंडिया का वकील क्या बोलता है? आप लोग जज हो, ठीक है। आपने चंपाकम डोराराजन का केस सुना, अब यूनियन ऑफ इंडिया का जो वकील है उसका केस, उसका दलील सुनो कि वो क्या बोल रहा है। सर इनका वकील बोलता है कि सर हमारे संविधान में ना एक अनुच्छेद लिखा हुआ है, अनुच्छेद 46, आर्टिकल 46। अनुच्छेद 46 जो है ये हमारे डीपीएसपी में है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डीपीएसपी है। सर ये डीपीएसपी क्या है हम लोग बाद में पढ़ेंगे आराम से, अभी मेरे पे भरोसा रख के समझ लो कि हाँ ऐसा कुछ है डीपीएससी बोल के, जो कि पार्ट 4 है, और उसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 यह कहता है कि जितने भी एजुकेशनल या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट
वीकर सेक्शन है, जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर अदर वीकर सेक्शन, उसको स्टेट क्या करेगा, प्रमोट करेगा, उसको स्पेशल केयर देना चाहिए एजुकेशन के फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में और भी बहुत सारे अलग अलग फील्ड में। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 46 जो है यह स्टेट को यह बोलता है कि भैया जो भी शेड्यूल कास्ट है, जो भी शेड्यूल ट्राइब है या फिर कोई भी अलग इकोनॉमिक कंडीशन मतलब वीकर सेक्शन है, ठीक है, उसको क्या करो आप, उसको आप स्पेशल केयर प्रोवाइड करो, स्पेशल केयर प्रोवाइड करो। और सर इसी स्पेशल केयर को हम लोग आम बोलचाल में क्या बोल देते हैं, रिजर्वेशन बोल देते हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया के वकील ने बोला सर जो भी वहां पे उस एमबीए कॉलेज में किया जा रहा है यह असंवैधानिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि स्टेट को स्पेशल केयर प्रोवाइड करना चाहिए, इन सेक्शंस को स्टेट को स्पेशल जो है स्पेशल जो है स्टेटस या फिर स्पेशल केयर प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब स्टेट को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, ठीक है, ऐसा बोला। और लॉयर ने यह भी समझाने की कोशिश किया जज साहब को कि सर यह संविधान के खिलाफ नहीं है, इसीलिए चंपकम डोराराजन का जो मांग है उसको रद्द किया जाए और ये कह दिया जाए कि रिजर्वेशन का सिस्टम जो है ये असंवैधानिक नहीं है। और सर ये सब केस कब हो रहा है, 1951, एक ही साल हुआ है अभी हमारे संविधान को लागू हुए 1951, मतलब एक साल में पूरा हमारे स्टार्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मतलब सर कहीं नहीं तो कहीं चंपकम डोराराजन का जो केस था, ये केस क्यों आया, ये केस जो था ये संविधान के पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच का लड़ाई है। पार्ट 3 मतलब सर फंडामेंटल राइट और पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी। पार्ट फंडामेंटल राइट में भी स्पेसिफिकली कोई बोले तो किस अनुच्छेद के खिलाफ जा रहा है सर, अनुच्छेद 15, और डीपीएसपी में अनुच्छेद 46। मतलब कहीं नहीं तो कहीं ये जो पूरा लड़ाई है ये पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में है। क्या अभी तक का स्टोरी आप लोगों को समझ में आया कि ये केस का क्या मतलब, पूरा केस का क्या बैकग्राउंड था, ये समझ में आया, पार्ट 3 और पार्ट 4 का कहां से कॉन्सेप्ट आ गया, ये समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट। तो जज साहब ने सब कुछ सुना और जज साहब ने ये वर्डिक्ट दिया कि कभी भी पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच में लड़ाई होगा, कभी भी पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच में लड़ाई होगा, मतलब कभी भी अगर फंडामेंटल राइट या फिर डीपीएसपी के बीच में लड़ाई होगा, हमेशा फंडामेंटल राइट जीतेगा, हमेशा फंडामेंटल राइट जीतेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप सर, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि फंडामेंटल राइट जो अनुच्छेद 15 के खिलाफ ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, ये जो पूरा रिजर्वेशन का सिस्टम है, ये अनुच्छेद 15 को वायोलेट कर रहा है। दैट मींस व्हाट, अनुच्छेद 15 जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 46 से। आर्टिकल 46 में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है उसको मत पढ़िए आप, अनुच्छेद 15 को पढ़िए। अगर अनुच्छेद 15 में यह लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो, और रिजर्वेशन कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर रहा है सर, बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। इसीलिए भारत में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो गलत है और भारत में रिजर्वेशन बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया और यह बोला कि कभी भी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में लड़ाई हो तो हमेशा फंडामेंटल राइट ही जीतेगा। और इसी बेसिस में सर रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, बिकॉज इट इज वायोलेटिंग आर्टिकल 15। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया? अरे हाँ या ना बोलो यार। नेक्स्ट, अब आप लोग में से मुझे कोई बताना कि आप लोग में से कौन कौन है जो रिजर्वेशन का फायदा कभी नहीं तो कभी लिए होंगे। आप लोग में से मुझे बताना कौन कौन है जिसने ने रिजर्वेशन का फायदा कभी नहीं तो कभी ने लिया ही होगा आप लोगों ने। झूठ मत बोलना, ऑलमोस्ट सभी ने लिया होगा, ठीक है, सभी ने लिया होगा। जो बोल रहे नहीं लिए हैं सर, कोई स्कॉलरशिप, कुछ भी कहीं ना कहीं से लिया ही होगा, और नहीं लिया तो भाई, नहीं लिया तो फिर छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब सर हम सबने रिजर्वेशन लिया है, इसका मतलब क्या, रिजर्वेशन तो अभी भी चल रहा है सर, रिजर्वेशन तो अभी भी चल रहा है। रिजर्वेशन को तो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, रिजर्वेशन को तो बोला गया था कि रिजर्वेशन खत्म हो जाओ,
क्योंकि रिजर्वेशन जो है ये गलत माना गया है। फिर कैसे यूज कर रहे हैं आप लोग रिजर्वेशन का? अभी भी सोचने वाली बात है। जी हाँ सर, सोचने वाली बात है। और यही चीज सोचने लगे जवाहरलाल नेहरू साहब भी। जवाहरलाल नेहरू साहब और उस वक्त के जो ग्रेट लीडर्स थे, उन्होंने भी ये चीज समझ सोचने का मतलब बहुत टेंशन में आ गए वो लोग कि यार सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोल दिया कि रिजर्वेशन गलत है, लेकिन रिजर्वेशन तो हमारे संविधान में एक नीड है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारे समाज का एक नीड है रिजर्वेशन? आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमारे समाज का एक नीड है रिजर्वेशन? जी हाँ, रिजर्वेशन इज अ नीड ऑफ आवर सोसाइटी। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी का जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तब याद करो, याद आ रहा है? सोनू मोनू धोनू, 3 एग्जांपल दिया था। सोनू मोनू धोनू जो था, वो लोग आईपीएल का मैच देख रहा था, दीवाल था सर, दीवाल। अगर सोनू मोनू मोनू और धोनू को अगर रिजर्वेशन नहीं मिलता, मोनू और धोनू को एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिलता, तो शायद वो लोग आईपीएल का मैच नहीं देख पाता। दैट मीन्स व्हाट सर? दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स हमारे समाज में रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। और रिजर्वेशन इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि हम लोग इक्विटी को अचीव कर पाए, ताकि हम लोग इक्विटी को अचीव कर पाए, और इक्विटी से कहीं नहीं तो कहीं हम लोग इक्वलिटी को अचीव कर पाए, हम लोग समता को अचीव कर पाए, हम समानता को अचीव कर पाए। मतलब रिजर्वेशन तो हमारे समाज में नीडेड है ताकि सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले, ताकि सबको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ठीक है, सब कोई एक जगह पे आए। ठीक है, सब कोई एक स्टेटस में आए। इसीलिए रिजर्वेशन तो इंपॉर्टेंट है सर। हमारा जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी का, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस में रिजर्वेशन तो हमारे समाज में इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज में भी, इस चीज को सोच सोच के जवाहरलाल नेहरू साहब बहुत परेशान हो रहे थे कि यार क्या करें, रिजर्वेशन तो इंपॉर्टेंट है, देना तो है, अब कैसे देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा ऐसा बोल दिया। तो हमारे जो बी आर अम्बेडकर साहब हैं, उन्होंने बोला अरे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, हमारा ही कानून है, अमेंड कर देते हैं। हमारा ही कानून है, हम अमेंड कर देते हैं। सर आर्टिकल 358 368, अनुच्छेद 368 में पावर है गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। ठीक है सर, यही अमेंडमेंट किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। और इसी अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया, ऐड किया गया हमारे संविधान में 15 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 हमारे संविधान में ऐड किया गया, हमारे संविधान में ऐड किया गया। अब ध्यान से पढ़ना हमारे संविधान का 15 सब क्लॉज 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। सर अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 यह कहता है that nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of the socially, educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes। इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 2 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब सर स्पेसिफिकली ये चीज अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 में लिखा गया कि अनुच्छेद 15 जो है ये कभी भी बीच में नहीं आएगा अगर स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजन बना रहा है शेड्यूल कास्ट के लिए या फिर शेड्यूल ट्राइब के लिए, या फिर एजुकेशनली या फिर सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अगर कोई स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजंस बना रहा है, कोई स्पेशल स्कीम बना रहा है, कोई स्पेशल चीजें कानून बना रहा है, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो सर अनुच्छेद 15 इसके बीच में कभी नहीं आएगा। नाउ अब कोई केस करे जाके, अब कोई केस करे जाके कि सर रिजर्वेशन जो है वो असंवैधानिक है, वो अनुच्छेद 15 के खिलाफ है, जज साहब उसको क्या बोलेंगे? जाओ अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 पढ़ के आओ। अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 में यह साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 15 जो है वो कभी भी एक बैरियर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा अगर स्टेट
कोई भी प्रोविजन, कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप या फिर किसी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब सर हमारे देश में रिजर्वेशन अभी तक क्यों चल रहा है? क्योंकि रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया बाय द एडिशन ऑफ अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है सर, कोई ऐसा इंसान जिसको नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है। अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 ये लाया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 5 ये लाया गया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। लिख लीजिएगा इसे। अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 6 ये लाया गया था 103rd 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। ये 2005 में लाया गया था और ये 2019 में लाया गया था, ठीक है। एग्जाम में कोई आपसे पूछे कि ओरिजिनल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने क्लॉजेस थे, कितने खंड थे अनुच्छेद 15 का, क्या बोलेंगे आप लोग? 3 था, ठीक है। आपको लोगों को चंपकम डोरा राजन केस समझ में आया? 316 हो गया, बाप रे। चलो, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। कल कौन सा दिन है? सैटरडे। आज हुआ कंप्लीट आर्टिकल 15। आपको ये चीज़ें देखो, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ कुछ नया नया डॉक्ट्राइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप इधर उधर क्वेश्चंस में देखेंगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा। तो वक्त मिल रहा है, चीज़ों को अच्छे से देखें, और साथ साथ पॉलिटी का जो बुक है वो बुक को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, पढ़ते हैं, आई मीन ख़त्म करते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।